हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारी जो केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एटम की सीरीज चल रही थी, ये उसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए। आज के वीडियो में हम देखेंगे एटॉमिक मॉडल्स। जब एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल को एक्सप्लेन किया जा रहा था तो उस टाइम पे बहुत सारे जो मॉडल थे उनको प्रपोज किया गया था। उसी को आज की वीडियो में देखेंगे कि कैसे जो एटॉमिक मॉडल है उसको एक्सप्लेन किया गया। जो एटॉमिक मॉडल थी जिसकी फर्स्ट जो थ्योरी दी थी वो दी थी थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल 1898 में थॉमसन द्वारा। जे थॉमसन के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा जो एटम है उसका जो शेप है वो स्पेरिकल शेप है। उनके अनुसार जो पॉजिटिवली चार्ज है वो पूरा का पूरा जो एटम है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटिवली चार्ज है, उसमें पॉजिटिवली चार्ज है। और साथ ही उस पॉजिटिवली चार्ज के बीच बीच में नेगेटिव चार्ज रखे गए हैं, लाइक अ राइजिंग इन फ्रूट केक। जैसे फ्रूट केक होता है उस पे जो वो चेरीज लगी रहती है, उसकी तरह उन्होंने कहा कि उस जो एटम है उसके अंदर निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है और जो पूरा का पूरा जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। थॉमसन ने जो एटम है उसको विजुअलाइज किया एज अ वाटरमेलन, जिसमें उन्होंने जो वाटरमेलन होता है उसका जो प्लम्प होता है उसको डिनोट किया है, दर्शाया एज अ पॉजिटिवली चार्ज जो प्रोटॉन होते हैं। और जो इसमें जो बीज हैं, सीड्स जो वाटरमेलन के होते हैं, उन्होंने उसको एज अ इलेक्ट्रॉन के रूप में विजुअलाइज किया। इसलिए उनका जो थ्योरी है उसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। उनकी जो मॉडल थी उसकी कुछ ड्रॉबैक थी। उन्होंने कहा था जो कंसीडर उसमें जो मास उन्होंने कहा था कि वो स्प्रेडली अक्रॉस द एटम है, मतलब पूरे एटम में जो मास फैला हुआ है। और जिसका स्टैटिक मॉडल है डजंट इफेक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ये मॉडल है वो उसके जो इलेक्ट्रॉन है उसके मूवमेंट को बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तीसरा जो उनका ड्रॉबैक था वो था कि वो एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता सके। मॉडल है रदरफोर्ड मॉडल। ये जो मॉडल था ये सेटअप किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस का। अपना जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे उन्होंने देखा, जब जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो स्ट्राइक कर रहे थे किसी मटेरियल पे जो कैथोड रे ट्यूब के अंदर रखी गई थी। जो इलेक्ट्रॉन थे वो एक रे को प्रोड्यूस कर रहे थे, जिसके कारण जब वो रे थी वो फ्लोरेसेंस मतलब चमकने लग गई थी। जब वो फ्लोरेसेंट मटेरियल पे पड़ रही थी तो उन्होंने देखा कि वो ग्लो कर रही है। उस टाइम जो ये रेडिएशन थी उन्होंने उसको जानने की, उसका नेचर जानने की कोशिश करी, तो उस जो रेडियस आ रही थी उसके बारे में वो कुछ नहीं जानते थे। तो उस रेडिएशन का उन्होंने नाम रख दिया एक्सरे। आज भी हम इस जो ये रे है इसको एक्सरे के नाम से ही जानते हैं। बाद में जाके हेनरी बेकरेल ने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो रेडिएशन को एमिट करते हैं अपने आप से ही। इस फिनोमेना को उन्होंने नाम दिया रेडियो एक्टिविटी का। जो एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी को जो दिखाते थे उनका नाम उन्होंने रख दिया रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। सारा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, रेडियो एक्टिव का जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट जाता है मैरी क्यूरी के एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। साथ ही जो रदरफोर्ड थे, जो सोबी थे, और जो इन्होंने एब्जॉर्ब किया ऐसी ही अदर काइंड की रेडिएशंस को जिसका नाम उन्होंने दिया एक्सरे अल्फा बीटा गामा रेज। जो इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट्स होते हैं वो इनको इमिट्स करते हैं। और रदरफोर्ड ने ये फाउंड किया जो अल्फा रेज थी वो हाई एनर्जी पार्टिकल्स कंसिस्ट करती थी। उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते थे वो बहुत ही हाई एनर्जी के होते थे। जो अल्फा पार्टिकल्स होते थे वो कैरी करते थे 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज और 4 यूनिट ऑफ एटॉमिक मास को। इसलिए रदरफोर्ड ने फाउंड किया जो अल्फा रे होती है उसकी जो एनर्जी होती है वो सारे अल्फा बीटा गामा सभी रेज में से सबसे ज्यादा उसकी एनर्जी होती है अल्फा रेज की। अगर हम यहाँ पर अल्फा बीटा गामा रेज एक्सरे के पेनिट्रेशन पावर की को देखें तो जो अल्फा रे होती है वो उसको हम देख रहे हैं कि जो ये पेपर है वो सिर्फ वो पेपर को भी पास नहीं कर पा रही, मतलब उसकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो उतनी ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट जो उन्होंने देखा कि बीटा रेज है वो पेपर को तो इजीली पास कर पा रही है, पेनिट्रेट कर पा रही है, मगर जो आगे एल्यूमिनियम प्लेट्स है उसको वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है। एक्सरे
एल्यूमिनियम प्लेट तक तो पास हो पा रही है, मगर लेड के जो प्लेट है उसको पास नहीं कर पा रही। गामा रेज भी यहाँ पर एल्यूमिनियम प्लेट को पेनिट्रेट कर पा रही है, लेड को नहीं कर पा रही। मगर जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है, पेनिट्रेशन पावर होती है, वो सबसे ज्यादा होती है। हम यहाँ पर देख सकते हैं वो पेपर, एल्यूमिनियम प्लेट, लेड सबको पास करते जा रही है, मगर जो कंटेंट की बड़ी मोटी दीवार है उसको वो पास नहीं कर पा रही। तो इन सब में से ये पता चलता है कि सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है न्यूट्रॉन्स की। और जो ये रे है ये पास कराई जा रही है किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स द्वारा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो खुद ही रेडिएशन को एमिट करते हैं। रदरफोर्ड ने साथ ही जो थॉमसन का मॉडल था एटम का उसको प्रूफ करके दिखा दिया। उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम को जानने के लिए यूज किया कि जांचने के लिए फास्ट अल्फा पार्टिकल्स का जो इमिट कर पा रही थी सर्टेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को। जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो इमिटेड हो रहे थे बाय द सर्टेन रेडियो एलिमेंट्स द्वारा। हम जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है उसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ये एक लेड ब्लॉक सील्ड है, यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल्स है रेडियो एक्टिव सैंपल जिससे इमिट हो रही है अल्फा पार्टिकल्स, जो सीधे आगे जा रही है गोल्ड के फॉइल पे। गोल्ड के फॉइल से टकराने के बाद हमें दिख रहा है कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल हिट कर रहे हैं, डायरेक्टली आगे को बढ़ रहे हैं इस सम जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर, मगर जो कुछ सम अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे कुछ बहुत ही कम मात्रा में जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बैक डायरेक्शन में आ रहे हैं। अगर हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन की बात करें तो उसमें उन्होंने कहा कि जो 92% अल्फा पार्टिकल हैं वो पास हो जा रहे हैं अनडिफेक्टिवली, अनडिफेक्ट होते हुए ही वो पास होकर पा रहे हैं गोल्ड की फॉइल को। और उनमें से कुछ जो अल्फा पार्टिकल है वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, स्कैटर हो रहे हैं, और बहुत ही कम डिफ्लेक्ट हो रहे हैं बाय अ लार्ज एंगल। और अगर 2000 अल्फा पार्टिकल्स पास हो रही हैं उसमें से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हो रहे हैं जो रिट्रेस्ड आ रहे हैं, मतलब वापस आ रहे हैं अपने पाथ पे। अब अगर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की कंक्लूजन की बात करें तो उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस है एटम के अंदर वो बिल्कुल खाली है, और जो पॉजिटिव चार्ज और मोस्ट ऑफ द मास था वो एक जगह पे कंसंट्रेटेड है एक स्मॉल पॉइंट पे, जिसे उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस का। और अगर वॉल्यूम की बात करें न्यूक्लियस की, वो उन्होंने कहा कि बिल्कुल निग्लेबल, बहुत ही स्मॉल साइज होता है न्यूक्लियस का एज कम्पेयर टू जो होल एटम है उसके अंदर बहुत ही स्मॉल साइज में न्यूक्लियस है। और साथ ही रदरफोर्ड ने यह भी बताया जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, वो इस कारण घूम पा रहे हैं न्यूक्लियस के चारों ओर क्योंकि उनमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है पॉजिटिव न्यूक्लियस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के बीच में, जिस कारण जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है और वो जिस कारण उनके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर हम न्यूक्लियस की डायमीटर की बात करें तो ये लगभग होता है 10⁻⁻15 मीटर के, और जो हमारा न्यूक्लियस है वो बना होता है न्यूट्रॉन्स, और उसको हम न्यूक्लियंस भी कहते हैं, और ये बना होता है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का। और अगर हम यहाँ पर बात करें जो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट थे उसके ड्रॉबैक्स क्या थी, क्या उसकी लिमिटेशन थी, तो सबसे पहले जो रदरफोर्ड थे वो न्यूक्लियर कोलैप्स को एक्सप्लेन नहीं कर सके, साथ ही वो जो लीनियर स्पेक्ट्रा है अलग अलग एलिमेंट्स का वो भी नहीं बता सके, और साथ ही जो एनर्जी और जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के चारों तरफ वो इसको भी ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर सके। नेक्स्ट अप हम देखेंगे बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। इन 1913 में जो डेनिश फिजिसिस्ट थे एस डी बोर, उन्होंने एक मॉडल को प्रपोज किया जो था हाइड्रोजन एटम, जिसमें उन्होंने अपना जो काम था उसको कंबाइन किया प्लैंक के, आइंस्टाइन के और रदरफोर्ड के जो वर्क था, इन सबको कंबाइन करके उन्हें एक रिमार्केबल सक्सेस मिली। उन्होंने प्रेडिक्ट किया, साथ ही उन्होंने एब्जॉर्ब किया जो हाइड्रोजन है उसके स्पेक्ट्रम्स को। अगर यहाँ पर हम रदरफोर्ड का मॉडल देखें जिन्होंने असाइन किया था चार्ज एंड मास टू द न्यूक्लियस, बट वो बिल्कुल वो साइलेंट थे रिगार्डिंग द जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज एंड मास का ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में वो कुछ नहीं बता सके थे। बाद में जब बोहर आए उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन को, और उन्हें एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स के साथ उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम्स कैसे बन रहे हैं। बोहर ने अपने मॉडल में बताया कि जो
क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ जनरल फीचर है स्ट्रक्चर जो हाइड्रोजन ऑफ एटम का, इट्स जो उसके स्पेक्ट्रम्स है उसके बारे में बताया, हाइड्रोजन का रेडियस बताया, उसकी जो एनर्जी है, वेलोसिटी है और जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके बारे में बिल्कुल क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करके उन्होंने बताया। बोर्न ने ये चूज किया, उन्होंने कंसीडर किया कि जो एटम है उसका जो सर्कुलर ऑर्बिट है वो बिल्कुल सर्कुलर है और जो ये मॉडल है ये मैकेनिकल बिल्कुल स्टेबल है और मगर साथ ही ये इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑलवेज एक्सेलरेट करते रहते हैं टूवर्ड द सेंटर ऑफ द रेडियस सर्कल, सेंटर ऑफ द रेडियस सर्कल, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो साफ मतलब कि वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने के साथ साथ अपने आप में भी एक्सेलरेट होते रहते हैं, हिलते रहते हैं, जिसके कारण वो सेंटर की तरफ थोड़ा टूवर्ड सेंटर की तरफ उनका झुकाव होता है। उसके बाद उन्होंने लॉ दिया इलेक्ट्रोडायनेमिक का, उससे ये प्रेडिक्ट हो गया जो एक्सेलरेशन चार्ज है उसके कारण जो लाइट है वो रेडिएट हो रही है और जो वो चार्ज है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल इक्वल है पीरियोडिक मोशन के, जिसको हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, जो उसके चारों तरफ घूमने की जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उसको हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक तरीके से वो चारों तरफ न्यूक्लियस के मोशन कर रहे हैं। उसको हम यहाँ इस डायग्राम से भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहे हैं और इनका जो इलेक्ट्रोडायनेमिक जो फोर्स है या इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो टूवर्ड है न्यूक्लियस की तरफ। अब हम पोस्टुलेट देखेंगे बोर थ्योरी के, जिसमें जो सबसे पहले है उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक परमिटेड सर्कुलर ऑर्बिट में। ये हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके ऑर्बिट में चारों तरफ घूम रहे हैं और किसी भी या तो तरीके से वो इसके चारों तरफ नहीं घूमेंगे, सिर्फ एक ऑर्बिटल ही सर्कुलर पाथ पे ही वो इसके चारों तरफ घूमेंगे। जब वो इस स्पेसिफिक ऑर्बिट के चारों तरफ घूम रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी, वो कोई भी एनर्जी को रेडिएट नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को रेडिएट नहीं कर रहे हैं तो हम उसको कहेंगे स्टेशनरी एनर्जी लेवल, वो उनका बिल्कुल शांत एनर्जी लेवल है, स्टेशनरी है, उनमें कोई एनर्जी का रेडिएशन नहीं हो रहा है। अगला जो उनका पोस्टुलेट है वो है अगर वो जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहे हैं ऑर्बिटर की चारों तरफ, अगर वो एब्जॉर्ब या इमिट करते हैं किसी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी को तो वो अपने जो एनर्जी लेवल है उसको मूव कर जाते हैं। अगर वो इस लेवल पे होंगे, जैसे यहाँ पर इनका एनर्जी लेवल 1 है, अगर इन्होंने जो एनर्जी को एब्जॉर्ब या इमिटेड कर दिया तो ये फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल पे चले जाएंगे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उन पे एनर्जी आ जाएगी, वो मोशन करने लगेंगे। अगर वो अपने ही ऑर्बिट पे घूम रहे हैं, अगर कोई एनर्जी नहीं है तो वो बिल्कुल स्टेशनरी है, उनमें कोई भी एनर्जी नहीं है, वो बिल्कुल स्टेशनरी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस डायग्राम से, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है और उसने मतलब अ फोटोन इज इमिटेड विद द एनर्जी, अगर उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब या इमिट करा तो वो एकदम से अपने जो लेवल है, मतलब अगर वो इस ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो सीधा डायरेक्टली चला जाएगा एनर्जी 2 में, मगर कुछ टाइम बाद वो फिर से वापस आ जाता है अपनी ही स्टेशनरी पोजीशन पे। जो एंगुलर मोमेंटम होता है ऑर्बिट का वो हमेशा ही क्वांटाइज्ड होता है, मगर सिर्फ वो ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटाइज नहीं होते हैं जो ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट, जिनका जो एंगुलर मूवमेंट होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π का। अगर यहाँ पर हम इस h की बात करें तो ये होता है प्लैंक कांस्टेंट। इसको हम नेक्स्ट जो डी ब्रोगली की इक्वेशन है उसमें देखेंगे कि प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है। यहाँ पर अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास फॉर्मूला है क्वांटिजाई ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, जिसमें जो mv है वो है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो r है वो न्यूक्लियस का रेडियस है, जिसमें जो n है वो डिनोट कर रहा है इंटीग्रेटेड इंटीजर्स को, और h हमने अभी देखा कि ये है प्लैंक कांस्टेंट। जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ही जो इनका एंगुलर मोमेंटम है वो भी इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ता जाता है। अब अगर फेलियर ऑफ बोर थ्योरी की बात करें तो वो जो बोर थ्योरी थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी जो लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा
ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम ले रहे थे तो उनकी जो लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। साथ ही वो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि किस तरह जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। साथ ही वो मैथमेटिकल प्रूफ नहीं दे सके कि क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट जो उसको सपोर्ट करे उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला वो प्रोवाइड नहीं कर पाए। साथ ही जो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रा थी, जो लाइन जो अंडर इन्फ्लुएंस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड के, वो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रा लाइन को वो ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, जो स्पेक्ट्रा ऑफ लाइन उसमें आ रही है वो उसको भी ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। साथ ही जो बाद में डी ब्रोगली और हेजनबर्ग सेंटेनरी प्रिंसिपल थी, ये जो थ्योरी बोर्न ने दी वो बिल्कुल उसके अपोजिट थी, बिल्कुल उनके अगेंस्ट थी। ये कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसके कारण जो बोर थ्योरी है उसको उसके फेलियर थे ये कुछ। तो यहीं पर आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डी ब्रोगली इक्वेशन और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखेंगे। और अगर आपको केमिस्ट्री की कंप्लीट प्लेलिस्ट देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, अगली वीडियो में